आदर्श आचार संहिता है क्या? चलिए बात करते हैं इसके बारे में। किसी भी राज्य में चुनाव से पहले एक अधिसूचना जारी की जाती है। उसके बाद उस राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू की जाती है और नतीजे आने तक के वह लागू रहती है। एक और बात करते हैं चुनाव आचार संहिता के बारे में। चुनाव आचार संहिता है क्या? देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम बनाता है। चुनाव आयोग के इन्हीं नियमों को आचार संहिता कहा जाता है। लोकसभा विधानसभा चुनाव के दौरान इन नियमों का पालन करना सरकार, नेता और राजनीतिक दलों को जिम्मेदारी बनती है। आदर्श आचार संहिता से रिलेटेड कुछ मुख्य बातों का आपको बताता हूँ। चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही यह लागू की जाती है और नतीजे आने तक के यह लागू रहती है। दरअसल ये वो दिशा निर्देश है जिन्हें सभी राजनीतिक पार्टियों को मानना पड़ता है। इसका मकसद चुनाव प्रचार अभियान को निष्पक्ष और साफ सुथरा बनाना है और सत्ताधारी राजनीतिक दलों को गलत फायदा उठाने से रोकना है। साथ ही सरकारी मनीषरी का दुरुपयोग रोकना भी आदर्श आचार संहिता के मकसदों में शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट, आदर्श आचार संहिता को राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए आचरण और व्यवहार का पैरामीटर भी माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, आदर्श आचार संहिता किसी कानून के तहत नहीं बनी है। यह सिर्फ सभी राजनीतिक दलों की सहमति से बनी हुई और विकसित की गई एक संहिता है, यानी कि एक कानून है, एक नियम है जिसे सभी राजनीतिक दल इसे फॉलो करते हैं। आमतौर पर एक सवाल पूछा जाता है कंपटीशन के एग्जाम में कि आदर्श आचार संहिता सबसे पहले कब लागू की गई, यहाँ कहाँ लागू की गई। ठीक है, आदर्श आचार संहिता सबसे पहले 1960 में केरल विधानसभा चुनाव में लागू किया गया था। यानी कि आदर्श आचार संहिता के तहत वहाँ पे चुनाव कराया गया था और ये बताया गया था कि कैंडिडेट क्या करे और क्या ना करे। एक और पॉइंट बता देता हूँ आपको। 1962 के लोकसभा आम चुनाव में पहली बार चुनाव आयोग ने इस संहिता को, यानी कि इस नियम को सभी राजनीतिक दलों से इंट्रोड्यूस करवाया, यानी कि परिचित करवाया ये नियम है क्या। लेकिन ये नियम 1962 में लागू नहीं किया गया था लोकसभा के आम चुनाव में। जो 1962 में जो चुनाव हुआ था बिना आदर्श आचार संहिता के हुआ था। इसके बाद 1967 के लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में पहली बार स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से आग्रह किया गया कि, यानी कि राजनीतिक दलों को इन नियमों को फॉलो करने के लिए कहा गया और इन्हें फॉलो भी किए। 1967 के बाद होने वाले सभी चुनाव आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत ही हुआ। अब हम लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि आदर्श आचार संहिता की हम लोग को आवश्यकता क्यों पड़ी, मतलब चुनाव आयोग को आदर्श आचार संहिता की आवश्यकता क्यों पड़ी। चलिए इसका जवाब आपको मैं बताता हूँ। पहले के चुनावों के दौरान दीवारें पोस्टर से भर दी जाती थी और लाउड स्पीकर का प्रयोग करके राजनीतिक दल हर समय अपने पार्टी का प्रचार करते थे, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन होने लगा था और दबंग उम्मीदवार अपने पैसे के बल पर चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे। चुनाव जीतने के लिए वे लोग साम दाम दंड भेद का सहारा खुल कर लिया करते थे, बिना बेटूक, बिना किसी डर का। इन सभी को कंट्रोल करने के लिए चुनाव आयोग ने आदर्श संहिता का फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करवाया। और एक जरूरी बात, और पहले के समय में बूथ कैप्चरिंग, यानी कि जो हम लोग बूथ कैप्चर, आप लोग एक वर्ड सुने होंगे बूथ कैप्चरिंग। बूथ कैप्चरिंग का मतलब होता है कि जब भी इलेक्शन होता था तो कई इलाकों के बूथ कैप्चर कर लिए जाते थे, लूट लिए जाते थे, बैलेट बॉक्स को लूट लिया जाता था। ये सभी घटनाएं, ऐसी तमाम घटनाएं उस समय होती थी कि जिसके कारण बड़ी संख्या में मारपीट और लड़ाई झगड़े होते थे। यहाँ तक कि चुनाव में शराब और रुपए बांटने का भी एक चलन सा बन गया था। इन हालातों को कंट्रोल करने के लिए आदर्श आचार संहिता को एक रामबाण समझा गया और इसे इसीलिए लागू किया गया। आदर्श आचार संहिता लागू होने के फायदे के बारे में बताऊँ तो अब कहीं भी चुनाव होते हैं तो आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है और इसका सबसे बड़ा मकसद चुनावों को पारदर्शी तरीके से कराना होता है। अगर समय से पहले विधानसभा भंग हो जाती है, यानी कि सरकार टूट जाती है किसी राज्य में, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार उस राज्य के लिए कोई भी नई योजना और परियोजना उस राज्य में ऐलान नहीं कर सकती है। चुनाव आयोग के जो ये अधिकार मिले हैं, यानी कि ये राइट्स मिले हैं, वो सर्वोच्च न्यायालय के एक ऐतिहासिक फैसले के कारण मिला है। SR मुंबई मामले में दिए गए एक हिस्टोरिक, मतलब एक ऐतिहासिक फैसले से मिला, यह फैसले मिला था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि 1994 में इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि काम चलाओ सरकार को केवल रोजाना का काम करना चाहिए और कोई बड़ा राजनीतिक निर्णय लेने से बचना चाहिए, यानी कि कोई ऐसा निर्णय नहीं ले सकता है जो आने वाले समय में उसको प्रॉफिट गेन करा सके, यानी कि
आचार संहिता लागू हो जाती है तो वो सिर्फ रोजाना काम कर सकती है, यानी कि छोटे छोटे काम कर सकती है, यानी कि राज्य के लिए कोई बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को नहीं लागू कर सकती है और ना ही कोई नीतिगत निर्णय लागू कर सकती है। चलिए आपको अब आचार संहिता के कुछ नियम के बारे में बता देता हूँ। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद कई नियम लागू हो जाते हैं। अगर कोई इसे तोड़ता है, यानी कि ब्रेक डाउन करता है, अवहेलना करता है, तो कोई भी राजनीतिक दल इसे तोड़ नहीं सकता, अवहेलना नहीं कर सकता, यानी कि इस नियम को ब्रेक डाउन नहीं कर सकता। कोई भी राजनीतिक नेता पब्लिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किसी विशेष राजनीतिक दल या नेता का फायदा पहुंचाने वाले काम के लिए नहीं किया जा सकता। पॉइंट 2, सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान, सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता। पॉइंट 3, किसी भी तरह का सरकारी घोषणा, लोकार्पण या शिलान्यास ये सभी नहीं हो सकते। पॉइंट 4, किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, राजनेता या समर्थकों को रैली करने से पहले पुलिस की परमिशन लेनी होगी। पॉइंट नंबर 5, किसी भी चुनावी रैली में धर्म या जाति का नाम पर वोट नहीं मांगा जा सकता। दोस्तों ये पॉइंट आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन दीजिए और इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसके बारे में डिटेल से जान सकें।